चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन की तबीयत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां जो 100 वर्ष की हैं, तबीयत खराब होने के बाद अहमदाबाद में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती की गई थी। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि उनकी हालत अब स्थिर है। वहीं आज डॉक्टरों ने कहा कि पीएम मोदी की मां हीराबेन की तबीयत से सुधार है और जिसके चलते उन्होंने कल अस्पताल से छुट्टी भी मिल सकती है। इससे पहले पीएम मोदी मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही बुधवार को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने डॉक्टरों से उनका हालचाल जाना। अस्पताल में वे करीब 1.5 घंटे तक रहे और हीराबा जून में ही 100 साल की हुई हैं। ट्रक में छिपकर आतंकवादियों के कश्मीर में घुसने के प्रयास करने की एक और घटना पर सुरक्षा विशेषज्ञों ने राजमार्गों पर वाहन के स्कैनर लगाने की पुरजोर हिमायत की है। पुलिस के अधिकारी ने कहा कि 4 आतंकवादी पाकिस्तान से हथियारबंद घुसपैठ करने के बाद एक ट्रक में कश्मीर आ रहे थे, तभी वहां सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में वो मारे गए। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिद्रा बाईपास इलाके में तवी पुल के पास घने कोहरे के बीच सुबह करीब 7:30 बजे ये मुठभेड़ हुई। यह सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिससे पिछले कुछ वर्षों में कई आतंकवादियों का खात्मा कर और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद कर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस तरह की दर्जनों को नाकाम किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के लिए यह बड़ी चुनौती है। ये आतंकवादी सदा ही सीमा पार करने की फिराक में रहते हैं और कुछ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को ट्रक में छिपाकर लाने की इस तरह की दर्जनों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में हुई हैं। उन्होंने वाहनों की जांच के लिए स्कैनर लगाने का पुरजोर समर्थन किया है। राहुल गांधी की सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई थी। उस पर सीआरपीएफ ने जवाब दिया है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कहा है कि समुचित सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है। सीआरपीएफ के मुताबिक 2020 में अब तक 113 बार राहुल गांधी की ओर से सुरक्षा मापदंडों का पालन नहीं किया गया है। जहां तक 22 दिसंबर की सिक्योरिटी बीच का सवाल है, उस वक्त की निर्धारित पूरे सुरक्षा मानदंडों का पालन किया गया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने जैसे ही दिल्ली में प्रवेश किया, सीआरपीएफ ने दिल्ली पुलिस से गाइडलाइन के मुताबिक संपर्क किया और जो भी उचित इंतजाम होने चाहिए थे वह सब किए गए। आपको बता दें कि राहुल गांधी सीआरपीएफ के प्रोटेक्टिंग हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस के मुताबिक समय समय पर उनको सूचित किया जाता है कि वे गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का पालन करें। अमेरिका ने चीन से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 संबंधी जांच अनिवार्य करने की घोषणा कर दी है। चीन में तेजी से बढ़ते संक्रमण के मामलों को मद्देनजर देश में वायरस संबंधी कड़ी पाबंदियां फिर से लागू करने की आशंका है। घोषणा के अनुसार 5 जनवरी से चीन से अमेरिका आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोरोना संबंधी जांच कराना अनिवार्य होगा। जो 2 दिन से अधिक पुराना न हो, विमान में सवार होने से पहले उन संक्रमित न होने की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट दिखानी होगी। जांच 2 साल और उससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। फिरोजपुर रोड स्थित होटल हयात रिजेंसी में बम लगाने की धमकी वाला युवक मानसिक तौर पर कमजोर है, जिसने सिर्फ लुधियाना ही नहीं बल्कि दिल्ली, दुबई सहित अन्य कई राज्यों में ऐसे ही हयात होटलों में सूचना दी थी। पुलिस को पता चला कि युवक ने पहले दिल्ली स्थित होटल में कमरा बुक करने के लिए कॉल की थी, मगर स्टाफ ने कमरा ना होने की वजह कह दी, तो जिसके बाद युवक ने ऐसा कदम उठाया। पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू का कहना है कि दिल्ली के द्वारका का रहने वाला युवक करीब 25 साल का है। पता चलने के बाद ही दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, मगर पकड़े जाने के बाद पता चला कि युवक मानसिक तौर पर कमजोर है। यह बात डॉक्टरों ने भी स्पष्ट कर दी है। युवक से बात करने पर यह बात सामने आई कि उसने मंगलवार को हयात होटल में कॉल कर कमरा बुक करने को कहा था। कमरे खाली नहीं थे, इसलिए स्टाफ ने इनकार कर दिया और उसके बाद वह गुस्से में आ गया और गूगल के जरिए देश भर में स्थित हयात होटलों की लिस्ट ली और सभी पर ईमेल के जरिए बम से उड़ाने का झूठा मैसेज भेज दिया। आरोपी युवक ने दुबई स्थित होटल में फर्जी कॉल कर बम की बात कही थी। सीपी का कहना है कि डॉक्टरों से चेकअप करवाने के बाद वह जांच के बाद युवक पर कार्रवाई न करने का फैसला किया गया है। उसके परिवार वालों को भी चेताया गया है कि आगे से ख्याल रखें कि ऐसा कदम न उठाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में होने वाली G20 सम्मेलनों के सफल आयोजन के लिए उच्च अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यूपी के 4 शहरों में होने वाले सम्मेलन में ब्रांड यूपी का दुनिया से परिचय करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, लखनऊ में G20 की मेजबानी को अविस्मरणीय बनाने के लिए एक पार्क भी बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व के बड़े राष्ट्रों के समूह G20 की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह वैश्विक समारोह उत्तर प्रदेश के लिए अपार संभावनाएं लेकर आया है। यह कार्यक्रम ब्रांड यूपी को दुनिया से परिचय कराने का शानदार मंच है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को एक बार फिर झटका लगा है। करीब 4 दशकों तक लखनऊ के जिस सरकारी आवास से आजम खान की सियासत चल सकती थी और वहां से उन्हें बेदखल कर दिया गया है। पहले हेड स्पीच केस में सजायाफ्ता होने के बाद विधायकी रद्द हो गई और उसके बाद उपचुनाव में रामपुर सीट से बीजेपी के आकाश सक्सेना ने उनके उम्मीदवार आसिम रजा को पराजित कर दिया। इसके बाद अब राज्य संपत्ति विभाग ने उनके सरकारी आवास का आवंटन रद्द कर दिया। अब यह आवास बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना को अलॉट किया गया है। राज्य संपत्ति विभाग ने दारुल शफा स्थित सरकारी आवास 34B को बीजेपी के नव निर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना को अलॉट किया है। गौरतलब है कि पिछले 40 दशकों से दारुल शफा स्थित सरकारी आवास 34B या तो उनके पास या उनके करीबियों के पास ही रहा, लेकिन रामपुर का किला ढहने के साथ ही आजम की सियासी सफर का गवाह यह रहा बंगला अभी अब उससे छीन लिया गया है। बता दें कि सीतापुर जेल से छूटने के बाद जब आजम खान लखनऊ पहुंचे थे तब भी वे इसी बंगले पर रुके थे। तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में पुलिस ने आज दोपहर 1 बजे एक्ट्रेस की मां वनीता शर्मा, मौसी, मामा पवन शर्मा और ड्राइवर को उनके बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। इससे पहले वसई कोर्ट ने कल आरोपी शीजान खान को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया था। इसके लिए पुलिस को शीजान की 4 दिन की रिमांड मिली थी। इस दौरान हुई पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि तुनिशा का धर्म अलग होने और उम्र में काफी अंतर होने के चलते उसने एक्ट्रेस से ब्रेकअप किया था। शीजान की रिमांड बढ़ाने के लिए कल पुलिस ने कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए उसमें कहा गया था कि आरोपी ना ही सवालों का सही जवाब दे रहा है और ना ही जांच में सहयोग कर रहा है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि शीजान के मोबाइल से कई चैट डिलीट भी हुई हैं। जांच में यह भी सामने आया कि जिस दिन तुनिशा ने कथित तौर पर आत्महत्या की उस दिन आरोपी ने सीक्रेट गर्लफ्रेंड के साथ 2 घंटे बात की थी। इसके अलावा तुनिशा की मां ने भी अपनी पुलिस कंप्लेंट में आरोप लगाया है कि शीजान के कई लड़कियों के साथ अफेयर थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कैथल दौरे पर हैं। आज उन्होंने अंबाला रोड स्थित आर.के. पैलेस में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई है। प्रदेश अध्यक्ष उदयमान भी इस दौरान हुड्डा के साथ मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण को लेकर हुड्डा कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए अलग अलग जिलों में जाएंगे। वे कार्यकर्ताओं को भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी के साथ कार्यकर्ताओं को ड्यूटी भी सौंपी जा सकती है। कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने एक प्रेस वार्ता भी बुलाई है। बताया जा रहा है कि कैथल में बैठक लेने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री पुंडरी में भी जाएंगे। बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर शुरू हो गया है। बात करें बिहार की तो प्रदेश के अलग अलग शहरों में तापमान 6 डिग्री तक नीचे चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन है। साल 2022 की समाप्ति से पहले बिहार में ठंड ने इस सीजन का अब तक का सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है। राज्य के लगभग 18 जिलों में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है और औसत न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो लगभग लगातार पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की वजह से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में ठंड में बेतहाशा वृद्धि हुई है। साथ ही मौसम शुष्क होने के साथ हवाओं में नमी की वजह से भी ठंड में वृद्धि हुई है। पिछले 48 घंटों की बात करें तो पछुआ हवाएं 17 से 1.5 किलोमीटर ऊपर और 9 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।